अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीदी। NG 503 का लेसन नंबर 6 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज। टॉपिक नंबर 29, इंट्रोडक्शन टू साइकोलिंग्विस्टिक। साइकोलिंग्विस्टिक होता क्या है? बेसिकली लैंग्वेज की स्टडी करना माइंड के थ्रू, वो साइकोलिंग्विस्टिक कहलाता है। इसमें आप रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, माइंड के और लैंग्वेज के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं। इट ट्रीट्स द लैंग्वेज यूजर्स एज एन इंडिविजुअल रादर देन अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सोसाइटी। ये आपने हमसे क्यों याद रखना है कि साइकोलिंग्विस्टिक जो है वो हर एक इंसान को एक अलग इंडिविजुअल के तौर पर स्टडी करती है। ये नहीं कहती कि वो ये जी सोसाइटी का एक मेंबर है या उसे सोशली स्टडी करती है। वो बस उसके अपने जो उसके दिमाग के लोचे हैं ना, उसके हवाले से वो लैंग्वेज और उसके दिमाग की स्टडी करती है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स, इसमें क्या समझा जाता है? इसमें यही समझा जाता है कि एग्जामिन्स लैंग्वेज एज प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड। साइकोलिंग्विस्टिक्स वाले ये समझते हैं कि इंसान जब लैंग्वेज बोलता है तो ये अपने माइंड के थ्रू बोलता है। माइंड ही सब कुछ कंट्रोल करता है इंसान का, तो लैंग्वेज भी माइंड के थ्रू ही इंसान बोलता है और माइंड के थ्रू ही वो प्रोड्यूस करता है। स्कोप इसका क्या है जी? मुख्तलिफ फील्ड्स हैं जिसमें इसका स्कोप है। न्यूरो लिंग्विस्टिक्स में है, फोनेटिक्स एंड सेमेंटिक्स, ये आपने बस एक बार पढ़ लेना है। कोडिफिकेशन एंड डी कोडिफिकेशन, जी आप दिमाग के ज़रिए क्या कर सकते हैं? कोडिफिकेशन कर सकते हैं, डी कोडिफिकेशन कर सकते हैं। कोडिफिकेशन क्या होती है कि लैंग्वेज बोलना, और डी कोड क्या होता है? उस लैंग्वेज को समझना, कि कोई अगर आपसे बोल रहा है तो उस लैंग्वेज को डिकोड करना, उसका मीनिंग समझना। ठीक है। मेजर एरियाज़ ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स, साइकोलिंग्विस्टिक्स के कौन से 6 मेजर एरियाज़ हैं? लैंग्वेज प्रोसेसिंग, के कैसे आप लैंग्वेज प्रोसेस करते हैं। व्हाट प्रिसाइसली गोज़ ऑन व्हेन वी आर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, कैसे आप कोई भी लैंग्वेज प्रोसेस करते हैं, आपके दिमाग में कौन से ऐसे लोचे हो जाते हैं फिर से। लैंग्वेज स्टोरेज एंड एक्सेस, जी आप लैंग्वेज कहाँ पे अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, कैसे उसे दोबारा से एक्सेस करते हैं जब बोलना होता है। कंप्रीहेंशन थ्योरी, आप लैंग्वेज को कैसे कंप्रीहेंड करते हैं, समझते कैसे हैं, कैसे उसकी समझ को पाते हैं। लैंग्वेज एंड द ब्रेन, वेयर डज द ब्रेन स्टोर लिंग्विस्टिक नॉलेज, आपके दिमाग में कहाँ पे लिंग्विस्टिक नॉलेज जो है वो स्टोर होती है, कहाँ पे लैंग्वेज स्टोर होती है। लैंग्वेज इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में क्या मतलब कि अगर आपका दिमाग का कोई हिस्सा डैमेज हो जाए तो उसका आपके लैंग्वेज पे क्या असर पड़ेगा, इस तरह के सर्कमस्टांसेस। या आप अगर बहुत ज़्यादा एज के हो गए हैं तो फिर आपकी वो एज जो है वो आपके लैंग्वेज पे क्या असर करेगी। और इसके अलावा 6th है फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, के जब कोई बच्चा पहले अपनी लैंग्वेज सीखता है वो कैसे सीखता है, हालांकि उसे कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं दी जाती, कोई उसे सिखाया नहीं जाता, खुद से वो खुद ही सीखता है। वो कैसे सीखता है खुद से, इसमें जी ये सब सारे हैं क्या एरियाज़ हैं जिसमें स्टडी की जाती है साइकोलिंग्विस्टिक्स में। टॉपिक नंबर 30, लैंग्वेज और स्पीच प्रोडक्शन। अब जी जो इसके हम स्टेजेस हैं वो स्टडी करेंगे कि जब आप लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं। मॉडल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये जी एक मॉडल है लैंग्वेज डेवलपमेंट का जिसको लेवेल्ट ने दिया 1989 में। इसको क्या समझा जाता है जी? MCQs देख लें। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलिंग्विस्टिक मॉडल्स फॉर स्पीच प्रोडक्शन। इट व्यूज लैंग्वेज एज अ लीनियर प्रोग्रेशन ऑफ 4 सक्सेसिव स्टेजेस। ये जो प्रोसेस है, ये जो मॉडल है, ये लैंग्वेज को लीनियर प्रोग्रेशन समझता है। मतलब एक स्टेज वाइज आप प्रोग्रेशन कर रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं लैंग्वेज में। और 4 सक्सेसिव स्टेजेस हैं इसकी। क्या है? सबसे पहले जी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। उनका कहना है कि स्पीच प्रोड्यूस करने से पहले, बहुत पहले हमारे दिमाग में एक ख़याल होता है उस चीज़ का, किसी ना किसी चीज़ का ख़याल या कॉन्सेप्ट लाजमी होता है। ऑल तो वो कह रहे हैं कि हम इसका जैसे कहते हैं ना एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, कि हम दिमाग के अंदर तो हम घुस के नहीं ना इन्वेस्टिगेट कर सकते कि किसी के बंदे के अंदर दिमाग में कॉन्सेप्ट है या नहीं है, कोई ख्याल है कि नहीं है, बट फिर भी एक ख़याल होता है।
ठीक है, उस ख़याल को या उस सोच को या उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने मेंटलीस्ट बोल दिया है। ठीक है, सबसे पहली स्टेज ये होती है कि ख़याल है आपके दिमाग में। ठीक है, दूसरी स्टेज होती है फॉर्मूलेशन। ये जी उनका कहना है कि ये इवेंचुअल आउटपुट ऑफ द प्रोसेस है, कि मतलब आप तकरीबन जो रिज़ल्ट है ना लैंग्वेज आउटपुट का जो है रिज़ल्ट उसके तकरीबन करीब करीब है। ठीक है, ये इवेंचुअल आउटपुट ऑफ प्रोसेस है। उनका कहना है कि ये जो फॉर्मूलेशन है ये ज़्यादा ईज़ियर है डिस्क्राइब करने में कंसेप्चुअलाइजेशन की बजाय। फॉर्मूलेशन इज़ मच ईजियर टू डिस्क्राइब दैन कंसेप्चुअलाइजेशन। कैसे? क्योंकि जब आपका एक वो कह रहे हैं कि आप जब एक कॉन्सेप्ट होता है उसे तो हम नहीं एनालाइज कर सकते, पर जब आप उस कॉन्सेप्ट को वर्ड्स में या सेंटेंसेस में ढालना शुरू करते हैं तब हम उसे एनालाइज कर सकते हैं। और ये फॉर्मूलेशन उसी में आती है कि आप अपने दिमाग में सोचना शुरू करते हैं कि अच्छा मैंने ये कहना है, ये ख्याल है मेरे दिमाग में, आप उसे लफ्ज़ों में बुनना शुरू करते हैं। इसमें आपके स्पीच एरर्स आते हैं, चॉइस ऑफ वर्ड्स आते हैं, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, फिर आप कि आपने कैसे कोई अपना ख़याल ज़ाहिर करना है। ठीक है, ये जी MCQs देख रहे हैं। दिस स्टेज ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्स थाउजेंड्स ऑफ स्प्लिट सेकंड डिसीजन। इस स्टेज में आपके बहुत सारे ना एकदम से आप जल्दी जल्दी में डिसीजन ले रहे होते हैं कि मैंने ये वर्ड बोलना है, मैंने ये सेंटेंस बोलना है कि नहीं बोलना, कैसे बोलना है, इस तरह। फिर जी तीसरी स्टेज आती है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में क्या होता है कि जब आपने अपने दिमाग में वो वर्ड्स फॉर्मुलेट कर लिए, सेंटेंस बना लिए कि अच्छा मैंने ये अपना ख्याल ज़ाहिर करना है, बोलना है, तो उसके बाद आप अपने आपका जो दिमाग है वो आपके जो है मुंह के ऑर्गन्स जो हैं या आपके ज़ुबान, आपके उसका आपके लेरिंग्स, आपके जो गले के जो भी ऑर्गन हैं, जो भी आपके वोकल ऑर्गन्स हैं, उनको सिग्नल भेजता है कि चलो हिल पड़ो। ठीक है, तो ये जी आपकी आर्टिकुलेशन होती है। द इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन कॉज ऑडिबल आर्टिकुलेशन। वो जो ब्रेन है वो इम्पल्स भेजता है आपके जो है वोकल ऑर्गन्स को, वोकल मसल्स को, कि भाई चलो जी बोलना है ये। ठीक है, वी डिपेंड ऑन वोकल ऑर्गन्स टू प्रोड्यूस स्पीच साउंड्स। एग्जाम्पल गिवन द लंग्स, लेरिंग्स एंड लिप्स मे वर्क एट द सेम टाइम एंड दस फॉर्म को आर्टिकुलेशन। ठीक हो गया। फोर्थ आ जाता है जी सेल्फ मॉनिटरिंग। अब जी आपने बोल दिया तो उसके बाद उनका कहना है कि ये लास्ट स्टेज है स्पीच प्रोडक्शन की। अब अक्सर ही हम अपनी जो है कन्वर्सेशन में ख़ुद को सेल्फ करेक्शन करते हैं खुद की, कि हम अपने बार बार जुमलों को सही तरह बोलने की कोशिश करते हैं, या कहीं पे हमें वर्ड लगाना चाहिए था नहीं लगाया, वहाँ पे हम दोबारा से वो ऐसे बोलते हैं। तो जी इसे सेल्फ मॉनिटरिंग का उन्होंने कह दिया कि दीज करेक्शंस आर नोन एज सेल्फ रिपेयर्स। ठीक हो गया। फिफ्थ अब ये उन्होंने एक्स्ट्रा डाल दिया। फिफ्थ है सेल्फ रिपेयरिंग। ये जी आपने MCQs याद रखना है। सेल्फ रिपेयरिंग में क्या होता है? इंटरप्शन, एडिटिंग एक्सप्रेशन एंड देन रिपेयर। सबसे पहले आप खुद को इंटरप्ट करते हैं, अपनी कन्वर्सेशन को बीच में इंटरप्ट करते हैं, फिर आप उसके एडिट करते हैं अपनी सोच को, अपने वर्ड्स को, अपने सेंटेंस को, फिर आप रिपेयर करते हैं। ठीक है। टॉपिक नंबर 31 लेक्सिकल प्रोसेसिंग। अब जी लेक्सिकल प्रोसेसिंग में क्या आ जाता है कि आप कोई भी वर्ड कैसे पहचानते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, क्या उसके तरीक़ेकार होते हैं वर्ड्स के। वर्ड्स प्रोसेसिंग में ये आ जाता है। तो इसमें यही है कि भई आप क्या कहते हैं, आपके दिमाग में एक तो ये अब आगे है। ठीक है। पहले उनका ये क्वेश्चन है कि आप किसी भी वर्ड को कैसे रिकग्नाइज करते हैं। नोइंग अ वर्ड इज़ अ मूवेबल यूनिट ऑफ मीनिंग विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर फ्री स्टैंडिंग मीनिंग्स। उनका कहना ये जो फील्ड का कहना है, ये आपने MCQs याद रखना है। बेसिकली उसका कहना है कि वर्ड्स जो होते हैं ना वो मीनिंग्स के साथ होते हैं, उन्हें हम ब्रेक नहीं कर सकते, वो अपने मीनिंग्स के साथ ही हमारे दिमाग में स्टोर होते हैं। ठीक है। द स्टडीज़ रिगार्डिंग दिस फॉल इनटू 3
एरियाज़, लेक्सिकल एंट्रीज, लेक्सिकल स्टोरेज, लेक्सिकल एरियाज़। इस प्रोसेस में, लेक्सिकल प्रोसेसिंग के प्रोसेस में 3 एरियाज़ होते हैं। उसमें क्या, लेक्सिकल एंट्रीज, व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी नीड टू स्टोर इन आवर माइंड अबाउट लेक्सिकल आइटम। एक वर्ड है, वो हमने अपने दिमाग में स्टोर करना है, तो हम उसके हम क्या उसकी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर करेंगे। मतलब वो कंटेंट वर्ड है, वो नाउन है, वो प्रोनाउन है, वो वर्ब है, वो क्या है, उस हवाले से हम उसको अपने लेक्सिकल एंट्रीज को अपने दिमाग में एंटर करेंगे। लेक्सिकल स्टोरेज, हाउ लेक्सिकल आइटम आर स्टोर्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। अब अगर हमने उस वर्ड को अपने दिमाग में स्टोर करना है तो कैसे स्टोर करेंगे, क्या लिंक बनाएंगे उसका। जाहिर सी बात है, उसकी जो रियल लाइफ क्या उसे कहेंगे पिक्चर है, उसके साथ हम फेमिलियर होंगे, उसको रिलेट करके हम अपने दिमाग में स्टोर करेंगे या उसके मीनिंग को स्टोर करेंगे, कुछ करके स्टोर करेंगे। ठीक है। लेक्सिकल एक्सेस, व्हाट इज़ द प्रोसेस दैट इनेबल्स अस टू रिट्रीव लेक्सिकल आइटम। फिर जी लेक्सिकल एक्सेस, जब हम किसी से बात कर रहे होंगे तो हम कैसे अपने वो दिमाग में जो एक हमने लेक्सिकल आइटम स्टोर किया है हम उसे एक्सेस कैसे करेंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं इसमें, इस एरिया में आती हैं। कंटेंट ऑफ लेक्सिकल एंट्री, content of lexical and language users have a personal vocabulary store or lexicon which consist of a large set of lexical entries. They select words for use from it. उनका कहना है कि हर एक इंसान ने अपने दिमाग में एक उसकी पर्सनल वोकैबुलरी होती है या पर्सनल लाइब्रेरी आप कह लें लेक्सिकन्स की, वर्ड्स की। उनका कहना है कि वो उसमें ना कैटेगरीज़ के हवाले से, कैटेगरीज़ के लिहाज से स्टोर करते हैं ये लेक्सिकल्स। ठीक है, लेक्सिकल एंट्री किस हवाले से करते हैं, कैटेगरीज़ के हवाले से करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं। एक तो कंटेंट वर्ड्स आ जाते हैं। कंटेंट वर्ड्स में क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब्स। ये कंटेंट वर्ड्स है, ये आपने एमसीक्यूज़ भी याद रखने हैं। कैरी डिक्शनरी मीनिंग, ऑल्सो कॉल्ड लेक्सिकल वर्ड्स, के ये वो वर्ड होते हैं जिनके प्रॉपर मीनिंग होते हैं। डिक्शनरी वर्ड्स, डिक्शनरी मीनिंग होते हैं इनके। ठीक है, इनको लेक्सिकल वर्ड्स भी बोला जाता है और कंटेंट वर्ड्स भी बोला जाता है। फंक्शनल वर्ड्स कौन से होते हैं, आर्टिकल, prepositions एंड ऑक्सिलरी। आर्टिकल होते हैं, इसमें prepositions आ जाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ड्स आ जाते हैं, मतलब वुड, कुड, माइट, इस तरह के, और या फ्रॉम, विद, ये इस तरह के, द, ए, एन, इस तरह के फंक्शनल वर्ड्स जिन्हें कहते हैं। ठीक है, ये जी वर्ड्स डोंट हैव क्लियर डिक्शनरी मीनिंग बट कंट्रीब्यूट इन सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स। इनके कोई, जैसे कह लें ना, कोई ख़ास मीनिंग नहीं होते इनके क्लियर डिक्शनरी मीनिंग आप कहें, ख़ास मीनिंग नहीं होते, बट ये सेंटेंसेस को बनाने में, उनके मीनिंग को सपोर्ट करने में मदद देते हैं। ठीक है, कंटेंट वर्ड्स, फंक्शनल वर्ड्स, ये इन 2 कैटेगरीज़ में हमारे दिमाग में लेक्सिकल आइटम्स, लेक्सिकल एंट्रीज स्टोर होती हैं। फंक्शनल वर्ड्स कौन से होते हैं, क्या उन्होंने एमसीक्यूज़ दिया है। फंक्शन वर्ड्स फॉर्म अ क्लोज सेट वेयर एज द सेट ऑफ कंटेंट वर्ड्स इज़ ओपन। उनका कहना है कि फंक्शन वर्ड्स कम है, मतलब वो जितने हैं उनका वही मीनिंग है, उनका मीनिंग नहीं बदलने वाला, उनका वही मीनिंग है और वो उतने ही मिकदार में हैं, वो जहाँ यूज़ होने हैं उन्होंने उतने ही रहना है। ठीक है, वेयर एज द सेट ऑफ कंटेंट वर्ड्स इज़ ओपन। जितने मर्जी दुनिया में नाउन ले आओ, वर्ब ले आओ, एडजेक्टिव ले आओ, क्या और एडवर्ब ले आओ, लातदाद एंट्रीज हैं इनकी। ठीक है, कंटेंट वर्ड्स उतने ही हैं, फंक्शनल वर्ड्स उतने ही हैं, कंटेंट वर्ड्स लातदाद हैं, तो वो ओपन है। इसके अलावा लेक्सिकल एंट्री फॉर अ कंटेंट वर्ड मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फॉर्म एंड मीनिंग। जब आप कोई लेक्सिकल एंट्री अपने दिमाग में करते हैं, ठीक है, किसी कंटेंट वर्ड की लेक्सिकल एंट्री आप अपने दिमाग में करते हैं, तो वो आपको किस चीज़ का पता देती है, उसके फॉर्म का और उसकी मीनिंग का। मतलब नाउन है तो वो किसी का नाम होगा, ठीक है, कोई नाम होगा। ठीक है, कोई वर्ब है उसके साथ ईडी लगा है तो वो ईडी हमें उसके फॉर्म का पता देगी। तो ये इस तरह के जो कंटेंट वर्ड्स हैं ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर्म और मीनिंग की। ठीक है, जो फंक्शन वर्ड है उनमें एक न फॉर्म होती है और मीनिंग बस मिनिमल सा होता है। अच्छा,
अब फॉर्म में क्या आ जाता है, फोनोलॉजिकल और ऑर्थोग्राफिक इंफॉर्मेशन। फोनोलॉजिकल कौन सी होती है, साउंड्स की इंफॉर्मेशन। ऑर्थोग्राफिक जिस तरह वर्ड वो लिखा जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन। जी उनका कहना है कि जब हम किसी लेक्सिकल आइटम को अपने दिमाग में स्टोर करते हैं ना, तो हमें उसकी एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है, मतलब एक उसकी इमेज चाहिए होती है। हमें ए का वर्ड कैसे पता लगा, हमने जब तक नर्सरी में वो ए का वर्ड देखा नहीं लिखा हुआ, हम कैसे उसे स्टोर कर सकते थे, नहीं किया। तो मेंटल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है। तो दिस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू मोडेलिटी। और ये जब इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में स्टोर होगी तो ये अपनी मोडेलिटी के हवाले से हम इसे कैसे मैं आपको बयान करूँ। उनका कहना है कि आप इसे फोनोलॉजिकली और ऑर्थोग्राफिकली दोनों तरह से आप इसे अपने दिमाग में, आपको ये चाहिए होती है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन इसकी चाहिए होती है, फोनोलॉजिकली भी और ऑर्थोग्राफिकली भी। अब कैसे, इफ़ वी आर डीलिंग विद स्पीच वी नीड फोनोलॉजिकल मॉडल। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, उसने हमारे सामने एक वर्ड बोला, ठीक है, अब ये ऑरली है, ठीक है, स्पीच है ये, अब ये ऑरली है, उसने हमारे सामने एक वर्ड बोला, तो हमें वहाँ पे फोनोलॉजिकल मॉडल मदद करेगा। पहले से जो एक वो ए का साउंड हमारे दिमाग में स्टोर है, उसकी जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन हमारे दिमाग में स्टोर है, वो हमें मदद देगी उस लेक्सिकल आइटम को पहचानने में। इफ़ रीडिंग वी नीड ऑर्थोग्राफिक मॉडल। अगर हम पढ़ रहे हैं कोई चीज़ और पहले से ही वो वर्ड का हमारे दिमाग में मेंटल रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, हमारे जो है माइंड लाइब्रेरी में वो स्टोर है, तो फिर हम उसे रिकग्नाइज कर पाएंगे। तो इसी तरह फोनोलॉजिकली और ऑर्थोग्राफिकली दोनों ही फॉर्म्स हमारे दिमाग में मौजूद होनी चाहिए। मॉर्फोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में क्या आ जाता है कि जी आपको वर्ड्स के फॉर्म भी आपके दिमाग में स्टोर होनी चाहिए कि थर्ड फॉर्म के क्या तकाज़े हैं जी, और अगर एडजेक्टिव है या नहीं, एडवर्ब है तो उसके क्या तकाज़े हैं, एडजेक्टिव है तो उसके क्या तकाज़े हैं, नाउन के क्या तकाज़े हैं। मतलब आपको वर्ड्स की फॉर्म भी साथ में उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सिंटैक्टिक इंफॉर्मेशन, ग्रामर एंड वोकैबलरी इसमें आ जाती है कि इसमें आपको ग्रामर और वोकैबलरी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके दिमाग में। मीनिंग की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मीनिंग हैज़ अ रेंज ऑफ सेंसेस, मीनिंग की बहुत ज़्यादा सेंसेस हैं, ठीक है। स्टोरेज एंड एक्सेस। अब जिसमें क्या कह रहा है कि वर्ड्स आर नॉट स्टोर्ड इन द माइंड इंडिपेंडेंटली, एवरी कंटेंट वर्ड हैज़ क्लोज लिंक्स टू अदर्स। उनका कहना है कि वर्ड्स आपके दिमाग में इंडिपेंडेंटली स्टोर नहीं हो जाते, उनको कोई रेफरेंस चाहिए होता है, कोई लिंक चाहिए होता है। जैसे अक्सर वर्ड्स जो हैं वो हम उनकी रियल लाइफ जो पिक्चर होती है उनके साथ रिलेट करके अपने दिमाग में स्टोर करते हैं। कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं तो हमारे दिमाग में आसानी से स्टोर हो जाते हैं, इस तरह करके सीन हो जाते होते हैं, बट वो इंडिपेंडेंटली नहीं होते स्टोर। ये आपने बात याद रखनी है। अब वीक एंड क्लोज लिंक्स। अब जी कुछ वर्ड्स का वीक लिंक होते हैं, कुछ वर्ड्स के क्लोज लिंक्स होते हैं, कुछ वीक लिंक्स होते हैं। क्लोज लिंक्स कैसे होंगे? स्ट्रेंथ ऑफ अ कनेक्शन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड कोलोकेशन। उनका कहना है कि ये जो स्ट्रेंथ है ये कैसी होगी, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे और कोलोकेशन पे। फ्रीक्वेंसी मतलब एक वर्ड आपके रोज़मर्रा रूटीन में बहुत ज़्यादा मिकदार में बोला जा रहा है, या आप जो पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा जो आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में बोला जा रहा है, बार बार वो वर्ड आ रहा है, तो इस वजह से वो आपके दिमाग में स्टोर हो गया है। क्लोज लिंक मतलब स्ट्रॉन्ग लिंक के थ्रू वो आपके दिमाग में स्टोर हो गया है। कोलोकेशन क्या है कि दो वर्ड इकट्ठे बोले जाना, एक वर्ड बोला जा रहा है उसके साथ वो दूसरा वर्ड भी बोला जाता है, तो उसकी वजह से दूसरा वर्ड भी आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है, एक लिंक बन जाता है, क्लोज लिंक बन जाता है। कोलोकेशन, सर्टेन वर्ड्स आर क्लोजली कनेक्टेड देन अदर्स। एग्जांपल गिवन, ब्रेड एंड बटर, नॉट ब्रेड एंड मिल्क। ब्रेड एंड बटर जो है वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ बोले जाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलते भी हैं,
तो ये हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है। टॉपिक नंबर 32, टेक्स्ट एंड डिस्कोर्स कंप्रीहेंशन। जी डिस्कोर्स कंप्रीहेंशन क्या है कि बेसिकली किसी भी सेटिंग में कन्वर्सेशंस को समझना, अब उनके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से या वैसे उनके स्ट्रक्चर के हवाले से, ये जी कंप्रीहेंशन है। बातचीत को समझना डिस्कोर्स कंप्रीहेंशन है। उसी बातचीत को अब अगर आप टेक्स्ट के फॉर्म में ले आएंगे, मतलब वो डायलॉग्स होते हैं ना मुकालमे वगैरह, वो अगर आप वो टेक्स्ट की सूरत में ले आएंगे, वो जी उसे आप अगर आप समझ पा रहे हैं तो वो जी डिस्कोर्स कंप्रीहेंशन है। ये जी MCQs, दिस टेक्स्ट इज़ प्रिंटेड और रिटन मटेरियल यूजुअली लॉन्गर देन अ सेंटेंस। डिस्कोर्स इज़ द स्पोकन इक्विवेलेंट ऑफ टेक्स्ट विच मे बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। ठीक हो गया, ये MCQs है। अच्छा जी, अब उनका कहना है आप कोई भी जब डिस्कोर्स या आप कोई भी कन्वर्सेशन जब आपके सामने आती है तो आप उसको समझने के लिए आपको उसके कॉन्टेक्स्ट की लाजमी समझ होनी चाहिए। और अगर आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना है तो क्या चीज़ ज़रूरी है? सेमेंटिक्स एंड रेफरेंशियल प्रोसेसिंग, कि आपको उसके मीनिंग भी आने चाहिए और आपको वो जो कन्वर्सेशन है वो किस रेफरेंस से हो रही है, क्या टॉपिक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जी सेमेंटिक प्रोसेसिंग कंसर्न्स वर्किंग आउट व्हाट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस मीन। ठीक हो गया। फैक्टर्स ऑफ रिलेटेड टू डिस्कोर्स कंप्रीहेंशन। बातचीत को समझने के लिए क्या फैक्टर्स हैं? लोकल डिस्कोर्स स्ट्रक्चर्स एंड ग्लोबल डिस्कोर्स स्ट्रक्चर। लोकल डिस्कोर्स स्ट्रक्चर में क्या आता है? माइक्रो स्ट्रक्चर, द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल सेंटेंसेस इन द डिस्कोर्स। MCQs के लोकल डिस्कोर्स स्ट्रक्चर में ये कि आपको लैंग्वेज जो वो बोली जा रही है उसके स्ट्रक्चर का इल्म होना चाहिए कि वो उसमें नाउन का क्या मीनिंग है, वर्ड का क्या, वर्ब का क्या मीनिंग है, क्या ओवरऑल लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, वो आपको सारा समझ बूझ होनी चाहिए। ग्लोबल डिस्कोर्स स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है? मैक्रो स्ट्रक्चर। ये होता है द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉलेज ऑफ द डिस्कोर्स एंड द वर्ल्ड नॉलेज। इसमें जी आपको वो जो कन्वर्सेशन चल रही है उसका टॉपिक क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो आपको अपनी सोसाइटी के हवाले से पता होना चाहिए, उसका मीनिंग आना चाहिए। द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉलेज ऑफ द डिस्कोर्स एंड द वर्ल्ड नॉलेज, कि वो जो कन्वर्सेशन चल रही है उसका आपके कल्चर में, आपके डेली रूटीन में वो क्या उसका मीनिंग बन रहा है, उसका पर्पस क्या है, उसका टॉपिक क्या है, ग्लोबली उसका क्या मीनिंग है। ठीक है। बोथ लेवल्स कंट्रीब्यूट टू द कोहेरेंस ऑफ अ टेक्स्ट। ये जो फैक्टर्स हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं टेक्स्ट की कोहेरेंस में। कि कोहेरेंस से मुराद होता है तरतीब में, कि आपको टॉपिक का जो वो बातचीत हो रही है उसका पता लगे कि हो क्या रहा है, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आए, उसका प्रॉपर उसका मीनिंग पता लगे। ठीक है। डिस्कोर्स कॉन्टेक्स्ट। डिस्कोर्स कॉन्टेक्स्ट में क्या आता है जी? वही आता है सक्सेसफुल DC requires making inference to connect ideas both within and across local and global डिस्कोर्स कॉन्टेक्स्ट स्ट्रक्चर। इसमें जी आप जो बातचीत हो रही है टेक्स्ट में भी या वैसे आपके सामने अगर रियल लाइफ सेटिंग में बात हो रही है तो आप उसका लोकली और ग्लोबली मीनिंग निकाल सकें, इन्फेरेंस कर सकें, एक उस बातचीत को सुन के अंदाज़ा लगा सकें कि ये क्या बातचीत हो रही है, मीनिंग को उसका प्रोसेस कर सकें। लिंग्विस्टिक क्यूज़ आते हैं जी इसमें। लिंग्विस्टिक क्यूज़ से भी आप क्या होता है के वो जो टेक्स्ट है या वो जो बातचीत है उसमें कुछ ऐसे लिंग्विस्टिक क्यूज़ होते हैं, कुछ ऐसे लैंग्वेज आइटम्स होती हैं जिसके तहत आपको पता लगता है कि लैंग्वेज किस तरफ जा रही है, बातचीत किस तरफ जा रही है। ठीक है। लॉजिक्स का आपको ज़रा पता लगता है। कैसे लैंग्वेज क्यूज़ में क्या आता है? कनेक्टिव्स आते हैं जैसे बिकॉज, हाउएवर एंड नॉट। ये जब आपके कन्वर्सेशन में आते हैं तो एक वो पूरा आपको प्रोसेस बताते हैं, एक पूरा वे बता रहे होते हैं कि अच्छा अब कन्वर्सेशन अब इधर जा रही है, अब कन्वर्सेशन उधर जा रही है, अब डिस्कोर्स में वो ये कह रहा है, अब वो कह रहा है, ये उसने पीछे से रेफरेंस दिया। ये इस तरह के जो होते हैं लैंग्वेज क्यूज़ में आते हैं। इसमें जी
signal, conceptual and logical relations among ideas are coherence। ये जो सारे लिंग्विस्टिक क्यूज़ हैं ये आपके कॉन्सेप्ट को और आपके लॉजिकल रिलेशंस के, आप बहुत कंफ्यूजिंग करके इन्होंने लिखा है। ये जो आपके होते हैं ना लेक्सिकल क्यूज़, ये जो वर्ड्स हैं जैसे बिकॉज, हाउएवर, नॉट या प्रोनाउंस होते हैं आपके, या आपके जो आप एनाफोर्स यूज़ करते हैं अपने लैंग्वेज में, ये जो होता है ये आपकी कन्वर्सेशन को डायरेक्शन देते हैं, अगले को बताते हैं कि आप पहले क्या बात कर रहे थे, अब क्या बात कर रहे हैं। पहले आपने एक स्टेटमेंट दी, फिर आप उसकी रीज़न बयान कर रहे हैं। बिकॉज का मतलब क्या है कि अब आप रीज़न बयान करने लगे हैं। तो ये इस तरह एक तरतीब आती है आपके टेक्स्ट में, आपके डिस्कोर्स में। सिंटैक्टिक क्यूज़ आते हैं, क्लूज़ भी होते हैं। सिंटैक्टिक क्लूज़ में क्या आता है? एग्जाम्पल गिवन पोजीशन ऑफ अ सेंटेंस इन अ पैराग्राफ रिवील द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ इवेंट। जिसमें आपके सेंटेंस में आपके पैराग्राफ में सेंटेंस की पोजीशन आती है कि सेंटेंस किस तरतीब से आपके टेक्स्ट में जा रहे हैं। पहले 1993 था, फिर जो जैसे जैसे वक्त गुजर जाए, जैसे जैसे आगे आपका टेक्स्ट जाता जाएगा, जाहिर सी बात है डेट्स आगे जाती जाएंगी, ठीक है। इस तरह एक तरतीब जाती जाएगी। तो ये जो सिंटैक्टिक क्लूज़ होते हैं ये आपके सेंटेंस की पोजीशनिंग का पता देते हैं, ठीक है। इसमें जी जेनर बेस्ड नॉलेज के जब आप सेंटेंस रीड करते हैं तो आपको पता लगता है कि ये कौन सी कैटेगरी के है सेंटेंस, ठीक है। ये है क्या? इसमें यही है ना कि आपके जुमलों की पोजीशनिंग, मतलब जुमले आपके किस तरह के होंगे टेक्स्ट में, ये बताते हैं। तो इसमें यही है कि आपके जब आप पढ़ेंगे वो सेंटेंस तो आपको पता लगेगा कि ये हिस्ट्री के बारे में, ये हिस्ट्री का सेंटेंस है, ये ज्योग्राफी का सेंटेंस है, ये इस्लामियात का सेंटेंस है, या ये क्या वैसे ही कोई फिक्शनल स्टोरी है। तो ये आपको मदद देंगे उस नॉलेज को गेन करने में कि ये जो सेंटेंस है, ये जो टेक्स्ट है, ये किस जेनर का है, किस कैटेगरी का है। इसमें जी और बैकग्राउंड नॉलेज आप गेन कर सकते हैं उस टेक्स्ट को पढ़ के, कि इन्फेरेंस कर सकते हैं कि ये बंदा इस तरह गुस्से में बोल रहा है, यहाँ मतलब कि वो सेंटेंस है ना उसमें उसके बड़े तल्ख किस्म के अल्फाज हैं। तो उस तल्ख किस्म के अल्फाज को आप जब पढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इन्फेरेंस करेंगे कि तो बंदा गुस्से में है, कोई ये गुस्से वाली चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, कुछ ऐसा कॉन्टेक्स्ट आप बनाएंगे, ठीक है। सिंटैक्टिक क्लूज़ में ये आते हैं। इसके अलावा रीडर करैक्टरिस्टिक्स ये छोड़ दें बस। सोर्सेज ऑफ कोहेरेंस की टू कंप्रीहेंशन। किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी कन्वर्सेशन में तरतीब लाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या सोर्सेज होते हैं, और ये आपने याद रखना है, ये की टू कंप्रीहेंशन है कि ये जब तक कोहेरेंस नहीं होगी, जब तक तरतीब नहीं होगी, इत्तेहाद नहीं होगा आपके सेंटेंसेस में या आपकी टेक्स्ट में, तब तक आप उसे नहीं समझ सकते। क्या क्या है? रेफरेंशियल कोहेरेंस, इसमें क्या आ जाता है? कंसिस्टेंसी इन हु और व्हाट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट, कि आपके टेक्स्ट में क्या है, किस बारे में बात की जा रही है, क्या किस रेफरेंस के बारे में बात की जा रही है। टेम्परल कोहेरेंस आता है, आपके टेक्स्ट में इवेंट्स जो हैं वो कब अकर हो रहे हैं, क्या उनकी तरतीब है, पहले किस डेट पे अकर हुआ, फिर किस डेट पे अकर हुआ, फिर क्या, इस तरह आगे है लोकेशनल कोहेरेंस, वेयर द इवेंट्स अकर, वो इवेंट्स जो हैं वो कहाँ अकर हो रहे हैं, कौन सी जगह पे हो रहे हैं। ये सारी आपके टेक्स्ट में एक तरतीब से लिखा होगा तो ही आपको पता लगेगा। कॉजल कोहेरेंस, वाई इवेंट्स अकर, क्यों हुए आपके टेक्स्ट में, वो आपको पता देगा तो ही आपको किसी चीज़ की समझ आएगी, वरना नहीं समझ आनी। टॉपिक नंबर 33 लैंग्वेज डेवलपमेंट। उनका अब कहना है कि हाउ लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस। एक बच्चा अपने बचपन से लेके अपनी जवानी तक कैसे लैंग्वेज को अडॉप्ट करता है, डेवलप करता है। या जी MCQs देख लें। चिल्ड्रन आर नॉट बोर्न साइलेंट, दे मेक what are known as vegetative sounds from the beginning।
उनका कहना है कि जो बच्चे हैं वो जो है गूंगे पैदा नहीं होते, गूंगे ही होते हैं ना, हाँ, बच्चे ना गूंगे पैदा नहीं होते, वो ना बचपन से वो जब छोटे होते हैं वो वेजिटेटिव साउंड्स निकालते हैं। मतलब ये जैसे बच्चे चहचहाते नहीं हैं, छोटे बच्चे, शीरख्वार बच्चे चहचहाते हैं, इस तरह खिलखिला के हंसते हैं, तो इस तरह खिलखिलाने की आवाज़ें भी निकालते हैं, इस तरह की साउंड्स को कहते हैं वेजिटेटिव साउंड्स। ठीक है, ये आपने एमसीक्यूज़ याद रखना है। और इसके अलावा दे क्राई, बर्प एंड मेक सकिंग नॉइसेस, ये भी एमसीक्यूज़ है। ब्रीफ नॉलेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट जी, ब्रीफ नॉलेज में अब ये टोटली एमसीक्यूज़ है, आंखें खोल के दिमाग खोल के इनको आपने पढ़ना है। इसमें जी बर्थ, जब बच्चे पैदा होते हैं वो रोते हैं, 6 वीक में वो जो है चहचहाना शुरू कर देते हैं, 16 वीक्स में वो हंसना स्टार्ट कर देते हैं, 16 वीक्स मतलब 6 मंथ्स में वो क्या कहते हैं वोकल प्ले उनका शुरू हो जाता है कि वो एक जो बड़ा चहचहा के किलकिलारियाँ मारते हैं। ठीक है, इसमें आपने ये एमसीक्यूज़ याद रखना है कि 16 वीक्स में वो वोवल वर्ड्स जो हैं, वोवल साउंड्स जो हैं वो पहले निकालना शुरू करते हैं। 6 to 9 मंथ्स में वो बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, और फिर ये कि कॉन्सोनेंट वर्ड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स वो निकालना शुरू कर देते हैं। 10 to 11 मंथ्स में वो जी सिंगल वर्ड अटरेंस बोलना शुरू कर देते हैं। 18 मंथ्स में वो 2 वर्ड सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देते हैं, और 2 years 6 मंथ्स में वो बहुत जल्दी लैंग्वेज अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। द चाइल्ड प्रोड्यूसेस इंक्रीजली कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक हो गया, ये इतना कोई मैं डीपली समझाने वाला नहीं है, ये बस आप एक बार रीड आउट कर लें। ठीक है जी, बस जी, इसी के साथ तो हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।